सबसे पहले तो अपने से बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं बच्चे आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चले और आप दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी तरक्की करें। और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ऐसे समझाने की कोशिश भी करूँगा कि वास्तव में आप कंप्लीट समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन सही करके आएंगे आप। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आया है और बहुत आसान भी होता है। एक बार आप पूरा क्लियर देखेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले ये सिद्ध करवा रहे हैं कि सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान के चलते हैं और परिमेय संख्या मान करके इसको सॉल्व करते हैं। और अगर ये जो होगी वास्तव में अंतिम तक जाते जाते ये अपना रूप तो दिखाएगा ही। अगर ये परिमेय होगा तो परिमेय का रूप दिखाई देगा, अपरिमेय होगा तो अपरिमेय का रूप जरूर दिखाएगा। इसलिए हम पहले इसको मानते हैं। इसका जो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आप तो कहेंगे माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है तथा Q is not equal to 0 और P और Q का सार्वगुणनखंड 1 है। तो बच्चों ये इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए ये एक बेसिक लाइन होती है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस में ये बेसिक लाइन होती है, सब में लिखना रहता। वैल्यू बदल सकता है, वैल्यू बदल सकता है, लेकिन तो आप इसलिए ये कह सकते हैं कि कड़ी में 3 बराबर, इसको साइड में, कड़ी में 3 बराबर P/Q और इसका कड़ी हटाना जरूरी है। इसके लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। और जान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है तो करड़ी जो होती है, करड़ी हमेशा हट जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए जब आप वर्ग करेंगे तो इसकी करड़ी हट जाएगी। या फिर मैं एक लाइन और बढ़ाई देता हूँ, कड़ी में 3 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे हम और यहाँ P/Q लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे। और याद कर लीजिए आप लोग, करड़ी वाली नंबर्स का कभी भी स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर और करड़ी दोनों साथ में खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो P² होगा और इसका Q² होगा। इसके बटे 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो P² एक अन्य हो जाएगा, 3Q² और इसको आप एक समीकरण बना लो। और अतः हम ये कह सकते हैं P² बराबर 3Q² लिखा हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है कि
P में कहीं न कहीं गुणनखंड के रूप में 3 जरूर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3P का गुणनखंड है। अगर P² बराबर 3Q² लिखा हुआ है तो इसका मतलब P में कहीं न कहीं गुणनखंड के रूप में 3 है, ये निश्चित है क्योंकि ये इसके बराबर है। इसलिए तो हम अगर ये कह सकते हैं कि 3P का गुणनखंड होगा और अगर गुणनखंड होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं कि P बराबर 3R। आप कहेंगे R क्यों लिखा गया? R का मतलब कोई दूसरी नंबर, ये कोई दूसरी नंबर को R किसी दूसरी संख्या को शो कर रहा, लेकिन ये तय है कि P में 3 का गुणनखंड है, इसलिए P बराबर हम 3R लिख दिए। मतलब P 3 के किसी न किसी गुणनखंड के रूप में जरूर होगा, इसलिए P बराबर 3R मैंने लिख दिया और P बराबर 3R लिख दिए। यहां पर भी मैं एक काम करूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, दोनों बच्चों का जब आप वर्ग करेंगे तो यहाँ P² बराबर 3R का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, R का स्क्वायर करेंगे तो R² हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और 2 में एक साइड बराबर दिख रहा है, यहाँ P² है, यहाँ भी P² है, इसलिए दोनों तरफ P² है, इसलिए एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर होगा और इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला बराबर ये वाला, मतलब 3Q² बराबर 9R²। 3 से 9 को काट ही देते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब Q² बराबर 3R²। इस तरह से आप देखेंगे जिस तरह से P² बराबर 3Q² में हमने बोला कि 3P का गुणनखंड होगा, उसी तरह से Q² बराबर 3R² हो रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Q का भी गुणनखंड 3 होगा, या आप कह सकते हो कि 3Q का गुणनखंड है। तो अतः हमें क्या निकल के आई, क्या बात निकल के आई, हमें ये निष्कर्ष निकल रहा कि 3P का भी गुणनखंड है और ये 3Q का भी गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि 3P और Q का गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिए, हम जब क्वेश्चन शुरुआत में ही लिखे हैं तो वहां पे हमने एक कल्पना किया है। कल्पना ये किया है कि P और Q का सार्वगुणनखंड 1 है, मतलब मैंने यहाँ पे यही माना था कि P और Q का जो गुणनखंड है, केवल जो गुणनखंड है 1 हो सकता, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जबकि आप देख रहे हैं हमें ये मिल गया कि P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है, तो इसलिए हमें हमारी कल्पना तो गलत हो गई। हमने जो माना था शुरू में कि केवल एक गुणनखंड होगा, वो कल्पना हमारी गलत है, इसलिए हमने जो माना भी होगा वो भी गलत ही माना, शुरू में जो माना है वो भी गलत ही निकलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है क्योंकि हमने जो कल्पना किया था वो कल्पना 1 कहा था, बट निकल क्या रहा है कि इन दोनों का गुणनखंड 3 है, इसलिए कल्पना हमारी गलत है। और अगर हमारी कल्पना गलत है तो जो कुछ भी माने थे सभी हमने गलत माना था, मतलब कल्पना जो हमारी थी वो सही नहीं निकली। और इस तरह से कड़ी में 3 को जो परिमेय मानने की जो कल्पना किए थे ये भी गलत है। अतः हम कह सकते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही आपको सिद्ध करना है
इसी चीज को आप हैंस प्रूव कर सकते हो, यही हमें करना है। और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाता है और आप इसको क्लियर समझे होंगे, आशा करते हैं बच्चों। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में बस सारा स्टेटमेंट यही होता है, थोड़े थोड़े नंबर्स का चेंजिंग होती रहती है। अगर इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूं कहूं तो यहाँ पे 3 के बजाय मैं 5 लिख देता हूँ, तो एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। इससे कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसी में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 5 के बजाय यहाँ पे आप ये लिख देंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q का सारणखंड 1 है। ऐसे ही पूरा करके रखेंगे। और कड़ी में 3 बराबर पहले में माना था, तो यहाँ पे मैं 5 बराबर मान लूंगा और यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, बट यहाँ पे 5 लिख के। तो जिस तरह से कड़ी में 3 का वर्ग करने पे 3 आया था, कड़ी में 5 का वर्ग करने पे आएगा केवल 5, बट एक कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, p² बन जाए p², ये करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि p का गुणनखंड 5 होगा, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 5, तो 5 p का गुणनखंड होगा। अतः p बराबर 3 नहीं बल्कि 5 r होगा और p² दोनों पक्षों का जो वर्ग करेंगे तो p² बराबर 25 r² हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना लेंगे और इस तरह से समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा कि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा बराबर हो जाएगा, मतलब 5q² बराबर 25r²। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से q² बराबर 5r² हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि 5 q का गुणनखंड होगा। अब बताइए, ये 5 p का भी गुणनखंड है, 5 q का भी गुणनखंड है। इस तरह से हम कह सकते हैं 5 p और q दोनों का गुणनखंड है। और इस प्रकार 5 p और q दोनों का गुणनखंड निकला, तो हमने तो क्या कल्पना किया था, हमने कल्पना किया था p और q का सार गुणनखंड 1 होगा, तो हमारी कल्पना गलत हो गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत हुई और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक बार 2 बार देखिए, जिससे आप इसमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं। और चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।